कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम सभी हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, जैसे बिजनेस की प्लानिंग, प्रोडक्ट की जानकारी, रॉ मटेरियल का सोर्स, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और ग्रोथ के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। इन सब पॉइंट्स में क्या कुछ ऐसा है जो इंक्लूडेड नहीं है? जी बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप का एक पार्ट जो अक्सर पीछे रह जाता है वो है अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टडी। सरल शब्दों में कहें तो बिजनेस बुक कीपिंग। इसमें शामिल है बैलेंस शीट मेंटेनेंस, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लोज मैनेजमेंट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट एटसेट्रा। क्योंकि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही है जो अपने बिजनेस के हर पहलू पर नजर रखे, टिप टू टो। तो अगर आपका प्लान भी अपने बिजनेस के फाइनेंशियल एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करके बिजनेस ग्रोथ का इंक्रीमेंट रेशियो बढ़ाना है, तो बिजनेस पाठशाला का बिजनेस इन बुक सेगमेंट आपके लिए परफेक्ट मैच है। यह आपके लिए अवेलेबल होगा एवरी मंथ सेकंड एंड फोर्थ ट्यूसडेज को दोपहर 3 बजे से सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस पाठशाला पर। साथ ही अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपके कुछ सवाल हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं Zoom सेशन के माध्यम से, जिसका लिंक आपके लिए चैट बॉक्स पर अवेलेबल है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर श्री मोहित बडानी जी इन्फोसिस लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी और रेवेन्यू अश्योरेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस एनालिस्ट के तौर पर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुके हैं। फाइनेंस, टैक्सेशन और ऑडिटिंग के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले श्री मोहित बडानी जी के पास बैंक ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स और गवर्नमेंट ऑडिट्स का वृहद अनुभव है। लखनऊ क्लब ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स दिल्ली चैप्टर के जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके श्री मोहित बडानी जी डायरेक्ट टैक्सेस के क्षेत्र में भी यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ अडानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरटेल यूपी सर्कल रीजनल ऑफिस और यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि बहुप्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपनी कार्य कुशलता के लिए प्रसिद्ध श्री मोहित बडानी जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सीए मोहित बडानी आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके, जो है स्टॉक कंट्रोल, जिसे हम इन्वेंट्री कंट्रोल भी कहते हैं। आज हम समझेंगे क्या होता है इन्वेंट्री कंट्रोल, क्या उसके होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, कैसे अगर हम अच्छे से इन्वेंट्री को कंट्रोल करें किसी बिजनेस में तो क्या हम उससे बेनिफिट्स डिराइव कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम अच्छे से इन्वेंट्री मैनेज नहीं करेंगे तो क्या बिजनेस को लॉसेस हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। सबसे पहले समझते हैं इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री कंपनी के या बिजनेस के वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो अभी सेल आउट नहीं हुए हैं, जो वेयर हाउस में रखे गए हैं, वो उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। साथ ही साथ कंपनी का वो रॉ मटेरियल जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं गया है, जो कंपनी ने प्रिक्योर किया है, उससे फिनिश गुड्स बनाएगी, तो वो रॉ मटेरियल भी कंपनी के इन्वेंट्री में आता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या प्रोसेस होती है, पहले रॉ मटेरियल प्रिक्योर होता है, उसके बाद उसको प्रोडक्शन में डाला जाता है, उसके बाद फिनिश गुड बनता है। तो पूरे प्रोसेस में हम रॉ मटेरियल जो प्रिक्योर करते हैं वो भी इन्वेंट्री में कंसीडर होता है। फिर जब प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को डालते हैं, उसमें उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, प्रोडक्शन होता है, और वो WIP का प्रोडक्ट बन जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस का। उसके बाद जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिनिश गुड बन जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस में जो हम इन्वेंट्री कंसीडर करते हैं वो हम रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है एंड फिनिश गुड होता है। इसमें आप एक एग्जांपल के तौर पे समझें, जैसे एक फर्नीचर हाउस का, फर्नीचर शॉप का प्रोसेस समझें, तो उसमें सबसे पहले वो वुड खरीदेगा एज अ रॉ मटेरियल। तो फर्नीचर के केस में जो वुड है वो उसका रॉ मटेरियल है। उसके बाद उस पर लेबर अब काम करेगी कुछ, और देन उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगी। तो फिनिश गुड जो फर्नीचर शॉप का होगा वो होगा चेयर और टेबल। तो वो चेयर और टेबल जो सेल हो वो इन्वेंट्री होगी, और जो रॉ मटेरियल जो वुड प्रिक्योर किया वो भी इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री में अगर हम सिंपल वे में कहें तो क्या क्या इंक्लूड होगा, एक रॉ मटेरियल, एक फिनिश गुड और वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन में तो शिफ्ट हो गया बट प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें मे भी फर्नीचर के केस में पॉलिशिंग बाकी है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में कराया जाएगा। यही होता है हमारा इन्वेंट्री। अब समझते हैं क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल।
जो हम फिनिश गुड्स बनाते हैं वो मार्केट में सेल आउट होते हैं, तो उनकी कस्टमर को डिमांड को मीट आउट करने के लिए हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल ये टेक्निक है कि हम जो कस्टमर की जो डिमांड है इन्वेंट्री की उसको मीट आउट करें, इन्वेंट्री अपने यहाँ ऐसे मेंटेन करें कि कस्टमर की जो डिमांड है उसको हम मीट आउट कर सकें। इन्वेंट्री कंट्रोल एक साइंटिफिक टेक्निक है जो ट्रेड ऑफ करती है कि हमें हमारे वो सिचुएशन न बन जाए कि हम ओवर स्टॉकिंग की सिचुएशन आ जाए या अंडर स्टॉकिंग की सिचुएशन आ जाए, उसके बीच में ट्रेड ऑफ करती है। ठीक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है, तो प्रोडक्शन हमारा हैम्पर ना हो, तो एक मिनिमम लेवल पे हमको स्टॉक रखना पड़ेगा। ऐसे ही हम जब फाइनल गुड्स बेचते हैं कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हमें स्टॉक रखना पड़ेगा, तो ताकि हम कस्टमर की डिमांड मीट कर पाएँ। तो आइए समझते हैं क्या होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल में हम स्टॉक की सिचुएशन को ट्रेड ऑफ करते हैं, यानी कि हमें सिचुएशन स्टॉक आउट की भी ना हो और ओवर स्टॉक की भी ना हो, यानी कि इतना ज़्यादा स्टॉक ना हो जाए कि हमारी कॉस्ट बढ़ा दे या अंडर स्टॉक ना हो जाए कि हम कस्टमर की डिमांड ही नहीं मीट कर पाए। तो अगर स्टॉक आउट की सिचुएशन होगी तो क्या होगा, कस्टमर की जो डिमांड होगी वो हम मीट आउट नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा लॉस ऑफ कस्टमर होगा। और हमारी मार्केट में गुडविल लूज होगी अगर हम प्रोडक्ट नहीं बेच पाए, इन्वेंट्री की वजह से हम प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल करा पाए। और अगर ओवर स्टॉक होगा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, वर्किंग कैपिटल लगती है स्टॉक में, हमें वेयर हाउस चाहिए, स्टोरेज स्पेस चाहिए स्टोर करने के लिए स्टॉक को, तो उसमें कॉस्टिंग इनकर होती है स्टॉक को स्टोर करने की। तो अगर हम ओवर स्टॉकिंग कर देंगे तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट हाई हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर ओवर स्टॉकिंग करेंगे तो इससे हमारे प्रोडक्ट के स्टॉक के ऑब्सोलीट होने के भी चांसेस हैं। तो हमें ऐसा ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना है जिससे हमारे कस्टमर की डिमांड भी मीट हो जाए और साथ ही साथ उस लेवल का स्टॉक हो कि हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। यही है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें स्टॉक को प्रोडक्शन प्रोसेस में अवेलेबल कराना है, सही क्वांटिटी में, सही टाइम पे, और ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस अपना चलती रहे, उसमें हिंड्रेंस ना आए और होल्डिंग जो कॉस्ट हो स्टॉक की वो मिनिमम हो। यही होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। आइए देखते हैं एक बार। Inventory control is the method of maintaining of stock at a level at which purchasing and stocking costs are the best possible without interference with the supply. Inventory control is an activity of checking a shop's stock and to maintain the inventory at the desired levels, keeping in view the best economic interest of an organization. In simple words, inventory control is a process of ensuring that a business maintaining the adequate quantity of stock to meet the forecasted demand with minimum holding cost. कहता है कि इन्वेंट्री कंट्रोल में आपको ये इंश्योर होता है कि जो कस्टमर की जो फोरकास्टेड डिमांड है वो भी मीट हो और साथ ही साथ जो होल्डिंग कॉस्ट हो, जो मैंने स्टोरेज कॉस्ट बताया स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, वो कम से कम हो। It applies to every item you use to produce a product or service from raw material to finished goods. जैसा कि मैंने बताया कि ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स सब पे अप्लाई होता है। इन्वेंट्री में ये सारे आइटम्स आ जाते हैं, तो इन सारे आइटम का हमें इन्वेंट्री का कंट्रोल करना पड़ता है। It covers stock at every stage of production process from purchase and delivery to using and reordering the stock. Efficient stock control allows you to have a right amount of stock in the right place at the right time. सही अमाउंट चाहिए स्टॉक की, राइट क्वांटिटी में चाहिए और राइट प्लेस पे चाहिए। ये इंश्योर करता है इन्वेंट्री कंट्रोल। It ensures that capital is not tied up unnecessarily and
protects production if problem arises with the supply chain. foremost ऑब्जेक्ट तो यही है कि आप ओवर स्टॉकिंग की वजह से ज़्यादा कैपिटल उसमें ना लगाएं, ज़्यादा फाइनेंस कॉस्ट उसमें ना इंकर करें और अंडर स्टॉक ना हो जाए, ताकि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस में हैम्पर ना हो जाए. Inventory control is the process by which inventory is measured and regulated according to the predetermined norms such as economic lot size, safety stock, minimum order level, maximum order level. आगे भी हम समझेंगे कि क्या क्या तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्निक्स हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की, जिससे हम ये इन्वेंट्री कंट्रोल को इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. अब एक बार समझते हैं क्या माइंडसेट, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कोई भी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक को अपनाने के लिए. सबसे पहले, टू मीट अनफोर्सीन फ्यूचर डिमांड ड्यू टू वेरिएशन इन फोरकास्टेड एंड एक्चुअल फिगर्स. जो हमने प्रोजेक्शंस किए हैं उससे मार्केट डेविएट हो सकती है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करना पड़ेगा. यही हमारा ऑब्जेक्ट है. टू एवरेज आउट डिमांड फ्लक्चुएशंस ड्यू टू सीजनल और साइक्लिक वेरिएशंस. हर प्रोडक्ट का अपना डिमांड साइकिल होता है. कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो सीजनल होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझे एसी, जिसे समर में ज़्यादा डिमांड किया जाता है और विंटर में उसको कम डिमांड किया जाता है. तो इन्वेंट्री कंट्रोल में हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम डिमांड जो है उसको एवरेज आउट करें, ताकि जब समर में एकदम से एयर कंडीशन की डिमांड आ जाए तो सडन हम उसको ऐसा नहीं मीट आउट नहीं कर पाए. तो आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा ये कि हम डिमांड को एवरेज आउट करें प्रोडक्ट के नेचर पे. Then to meet the customer's requirement timely, effectively, efficiently, smoothly and satisfactorily. कस्टमर हमारा किंग है मार्केट का, उसको हमें डिससेटिस्फाई नहीं करना है. तो कस्टमर की डिमांड को हमेशा मीट करना है, तो प्रोडक्ट को हमेशा राइट टाइम पे अवेलेबल कराना है. इन्वेंट्री ना होने की वजह से हमारा कस्टमर लूज नहीं होना चाहिए. उससे हमारी एक तो लॉस ऑफ सेल होगी और मार्केट में गुडविल भी खराब होगी. टू स्मूथन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ऐसा इन्वेंट्री कंट्रोल करें कि प्रोडक्शन प्रोसेस हमारी कभी हैम्पर या हिंड्रेंस ना आए प्रोडक्शन प्रोसेस में. नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स ऑन द सेम फैसिलिटी. एक प्रोडक्शन लाइन पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और रॉ मटेरियल कॉमन हो सकते हैं, तो उन सारे रॉ मटेरियल्स को हमें कंट्रोल करना है. ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. टू गेन इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन और परचेज इन लॉट्स. जो हम इन्वेंट्री या स्टॉक का ऑर्डर प्लेस करें वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करें, बल्क में ऑर्डर करें, जो मतलब बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट हो उस पर हम उसको ऑर्डर प्लेस करें. ये हमारा होना चाहिए ऑब्जेक्ट. टू रिड्यूस लॉस ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स. टू मीट द टाइम लैग फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. जब हम स्टॉक ऑर्डर करते हैं और जब स्टॉक फैक्ट्री आउटलेट तक पहुंचता है उसमें एक टाइम लैग होता है. उसमें टाइम हो सकता है कि इंटरनल टाइम लगे, एक्सटर्नल टाइम लगे. इंटरनल टाइम जैसे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, इंडियन ट्रेस करेंगे, उसके बाद सप्लायर को इन्फॉर्म करेंगे, सप्लायर फिर ऑर्डर लेगा, उसके बाद स्टॉक रॉ मटेरियल भेजेगा, तो उसमें एक टाइम लैग होता है. तो उसको आप जरूर कंसिडर करें जब आप इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक पर आ रहे हो. टू बैलेंस द स्टॉक आउट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू लॉस ऑफ सेल्स अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. अगर इन्वेंट्री आप अच्छे से नहीं मैनेज करोगे, हो सकता है उससे आपको लॉस ऑफ सेल्स हो जाए. तो इन्वेंट्री को आप इस तरह से मैनेज कीजिए, उसकी कॉस्ट को ध्यान में रखिए और ये देखिए कि आपका कस्टमर का लॉस ना हो, सेल्स का लॉस ना हो. टू मिनिमाइज द लॉसेस ड्यू टू डिटीरियोरेशन, ऑब्सोलेसेंस, डैमेज एंड पिल्फरेज. आप अगर ओवर स्टॉक की सिचुएशन कर देंगे इन्वेंट्री की, तो हो सकता है वो पिल्फरेज हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, स्टॉक एक्सपायर्ड हो जाए. तो इसका हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट, अब तक हमने ये जाना क्यों इन्वेंट्री कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, ताकि हम ट्रेड ऑफ कर सकें ओवर स्टॉक और अंडर स्टॉक की सिचुएशन को, ताकि ऐसी सिचुएशन न बने मेरा स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाए या स्टॉक बहुत कम हो जाए. एक ऑप्टिमाइज लेवल पे स्टॉक मेंटेन करना है जिससे हम कस्टमर की डिमांड भी मीट आउट कर सकें, प्रोडक्शन मेरा कंटिन्यू रहे और उसको हिंड्रेंस ना आए प्रोडक्शन में. ये हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल होता है. इससे हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहती है और कस्टमर की डिमांड भी मीट होती है और इंश्योर करता है कि हमारी सेल्स हायर हो. इसीलिए इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो लिखा है इन्वेंट्री कंट्रोल हेल्प्स टू अवॉइड मैनी कॉस्ट. जैसे ऑप्टिमम लेवल पे स्टॉक होगा तो काफ़ी तरह की कॉस्ट कम होंगी, स्टोरेज कॉस्ट होगी वो कम होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी. इट इंश्योर्स एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मटेरियल्स. जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल ऑप्टिमम लेवल पे रखेंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो मटेरियल चाहिए
उसमें एडिकेट सप्लाई होगी। फैसिलिटेट परचेजिंग इकोनॉमीज, देन एलिमिनेट्स डुप्लीकेशन एंड ऑर्डर, better utilization of available stocks, then locate and disposes inactive slow moving item and obsolete items of stock। जो आपका स्लो मूविंग आइटम होगा इन्वेंट्री कंट्रोल में हम उसको डेट जो होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। देन इनेबल्स मैनेजमेंट इन कॉस्ट कंपैरिजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देन इट इंश्योर्स हायर सेल्स। नेक्स्ट कि क्या टाइप्स ऑफ स्टॉक होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे टाइप ऑफ स्टॉक्स होते हैं उसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स आता है, और कुछ कुछ केसेस में हमें कंज्यूमर्स जैसे स्टेशनरी वगैरह भी हम स्टॉक में कंसिडर करते हैं। ये भी एक हमारा इन्वेंट्री आइटम है। तो ये लिखा हुआ है एवरीथिंग यू यूज टू मेक योर प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड योर सर्विसेज एंड टू रन योर बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ योर स्टॉक। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ स्टॉक। एक आपका रॉ मटेरियल होता है, देन वर्क इन प्रोग्रेस जो स्टॉक ऑफ अनफिनिश गुड्स होता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, देन फिनिश गुड्स जो रेडी फॉर सेल है, अभी सेल आउट नहीं है बट कंप्लीट है, जो कस्टमर में जो मार्केट में बिक सकते हैं, और देन कंज्यूमेबल्स लाइक फ्यूल एंड स्टेशनरी, ये भी कभी कभी हम स्टॉक में कंसिडर करते हैं। एसोसिएटेड कॉस्ट क्या होता है, स्टॉक कैन कंज्यूम अ लार्ज परसेंटेज ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड बाय योर बिजनेस, व्हेन कंसीडरिंग कॉस्ट टेक इनटू अकाउंट द एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग स्टॉक। जब भी आप स्टॉक कंट्रोल करें तो ये कॉस्ट को जरूर ध्यान रखें, कॉस्ट को जो मैनेज करने में इंकर होती हैं। सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टर्म्स इंश्योरेंस। ऑर्डरिंग कॉस्ट वगैरह जो स्टॉक को ऑर्डर करने में जो कॉस्ट इंकर होती है, यानी कि परचेज कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो फैक्ट्री तक लाने में लगती हैं। फिर उसको स्टॉक को स्टोर करने के लिए, वेयर हाउस करने के लिए, देन फ्रेट हमारा खर्चा होता है। अगर हम फाइनेंसिंग करा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल लोन ले रहे हैं, तो उसमें वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगी स्टॉक को मेंटेन करने में, तो उस पर जो फाइनेंस कॉस्ट आएगी वो। लाइफ स्पैन ऑफ स्टॉक आइटम्स, हो सकता है कि स्टॉक एक्सपायरी हो जाए तो उसके बाद वो उसी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। देन स्पॉयलेज कॉस्ट, कुछ अगर ज़्यादा टाइम के लिए हम स्टॉक रखेंगे तो वो स्पॉयल हो जाएगा, तो वो भी एक हमारे लिए कॉस्ट है। अब समझते हैं कि क्या वेज हैं इन्वेंट्री को मेनली कंट्रोल करने के लिए, कैसे हम इन्वेंट्री को अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले एक तो मैनुअल रिकॉर्ड है, जो ट्रेडिशनल मेथड है कि आप मैनुअली स्टॉक को मेंटेन करें, आपके क्या आइटम्स हैं, क्या इन हो रहा है, क्या आउट हो रहा है, और क्या लेवल ऑफ स्टॉक है, वो मेनली पेन एंड पेपर से मैनुअली रिकॉर्ड करें। दूसरा बिन कार्ड्स होते हैं। बिन कार्ड्स में क्या होता है कि हर रॉ मटेरियल प्रोडक्ट का एक बिन कार्ड बन जाता है, यूनिक नंबर दिया जाता है स्टॉक को, और वो बिन कार्ड में सब मेंशन होता है कि इस स्टॉक का क्या क्वांटिटी अवेलेबल है, क्या कब हमें ऑर्डर करना है, और कब हमने इन की, कब आउट की, क्या लेवल ऑफ स्टॉक इसका है। जैसा आप ये फोटो में देख पा रहे हैं कि ये एक बिन कार्ड का एग्जांपल है कि जिसमें बिल नंबर वगैरह, मटेरियल का कोड नंबर, स्टोर्स लेजर फोलियो, क्वांटिटी क्या रिसीव हुई, इशू हुई, क्या बैलेंस है, और रिमार्क्स, और क्या इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी हो सकती है, क्या मिनिमम क्वांटिटी होगी, क्या ऑर्डरिंग लेवल होगा। ये बिन कार्ड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि सिंपल एक्सेल की स्प्रेडशीट को यूज़ करते हुए हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। ये भी एक मैनुअल मेथड है बट कंप्यूटराइज मेथड है कि स्टॉक को जो हम अपडेट करते हैं एक्सेल की स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट की स्प्रेडशीट या कोई और स्प्रेडशीट पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम स्टॉक की सारी डिटेल्स इन एंड आउट का सब अपडेट करते हैं, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें स्टॉक की डिटेल्स पता लगती है कौन सा कितना स्टॉक बाकी है। देन और मार्केट में कुछ सॉफ्टवेयर भी रेडिली अवेलेबल हैं जिससे हम स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। बेसिक इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और एडवांस लेवल के भी स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोल के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। जैसे ये हम देख रहे हैं कि स्प्रेडशीट में कैसे हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आइटम नंबर होगा, नेम होगा, मैन्युफैक्चरर की डिटेल होगी, डिस्क्रिप्शन होगा, कॉस्ट क्या है, आइटम का क्वांटिटी क्या है, इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है, डेज पर ऑर्डर क्या है, आइटम रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, और आइटम को अगर डिसकंटिन्यू करना है तो। और ये एक मार्केट में अवेलेबल सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट है कि कैसे स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोल के सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आपका इन्वेंट्री रिकॉर्ड होता है। अलग अलग इनपुटर होते हैं, वो जो भी बिजनेस की टीम्स होती हैं वो उसमें रिकॉर्ड करती हैं और देन वो अपने आप स्टॉक वो उसमें अपडेट होता चला जाता है। अब हमने समझा कि अल्टीमेटली इन्वेंट्री कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्ट है कि आप ज़्यादा स्टॉक मत रखिए और कम स्टॉक भी मत रखिए, ठीक है ना। आपको सबसे ऑप्टिमल लेवल पे स्टॉक रखना है जिससे आपकी कॉस्ट मिनिमम रहे
और आप कस्टमर की डिमांड भी मीट कर पाएँ। तो आप बैलेंसिंग करिए जो होल्डिंग कॉस्ट है और जो आपके पास सेल्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो कुछ गाइडलाइंस है गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए इन्वेंट्री कंट्रोल में। उसमें कहता है टू मच स्टॉक मीन्स एक्स्ट्रा एक्सपेंस। अगर आप ओवर स्टॉकिंग कर देंगे तो आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा। अगर आप ओवर स्टॉकिंग करेंगे तो इसमें क्या क्या टाइप की आपकी कॉस्ट लग सकती है। एक तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, हो सकता है ऑब्सोलीट आइटम्स बढ़ जाएं, स्पॉइलेज बढ़ जाए। तो ज़्यादा स्टॉक भी नहीं रखना है। ऐसी इन्वेंट्री मैनेज करिए कि आप डिमांड भी मीट आउट कर पाएँ और आपका स्पॉइलेज वगैरह भी ना हो। एंड टू लिटिल स्टॉक मीन्स लॉस्ट इनकम इन द फॉर्म ऑफ लॉस सेल्स। कस्टमर अपनी डिमांड करेगा, अगर हमारे पास बहुत कम इन्वेंट्री है तो हो सकता है हम मीट आउट नहीं कर पाए डिमांड को, तो उससे हमारा लॉस ऑफ सेल होगा, जिससे हमारा कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा कहीं और जिससे हमारी गुडविल भी लूज हो गई और लॉस ऑफ कस्टमर भी हुआ। हो सकता है वो रिपीटेटिव ऑर्डर देता था वो भी ना दे और मार्केट में गुडविल भी चली जाएगी कि हम स्टॉक अच्छे से मेंटेन नहीं करते, हमारे पास स्टॉक नहीं अवेलेबल होता है। देन द रॉन्ग स्टॉक आइटम्स मीन लॉस्ट इनकम इन द फॉर्म ऑफ लॉस सेल। ये भी ध्यान रखना है, अगर हम मल्टीपल आइटम्स में डील करते हैं तो हमें अपने हर प्रोडक्ट की डिमांड का पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में है, उस हिसाब से हम इन्वेंट्री को मैनेज करें। ये हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं। Then be mindful not to hold too much perishable stock that may become obsolete. Perishable stock वो होता है जिसकी एक्सपायरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, 1-2 दिन। जैसे मिल्क का एग्जांपल ले सकते हैं, तो आप उतनी ही उसको प्रोडक्शन करिए जितनी आपकी उसकी डिमांड है, उसको ज़्यादा स्टॉकिंग मत करिए जिससे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, स्पॉइलेज कॉस्ट बढ़ जाएगा इससे। मीटिंग द इमीडिएट डिमांड्स ऑफ द कस्टमर भी कोई डिमांड, अगर कोई सडन डिमांड भी आती है कस्टमर की, उसके लिए आप अपना बैकअप प्लान रखिए कि आप उसकी डिमांड को मीट कर पाएँ। कस्टमर इन्वेंट्री की वजह से वापस नहीं जाना चाहिए कि हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है और कस्टमर वापस चला गया, जिससे आपका बहुत लॉस हो सकता है। इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ स्पेस यू मे बी एबल टू बाय स्टॉक इन बल्क एंड देन पे अ फी टू योर सप्लायर टू स्टोर इट। मान लीजिए आपके पास स्पेस उतना नहीं है तो आप अपने सप्लायर से एक टाई अप कर सकते हैं कि हम आपको ऑर्डर देंगे जहाँ हमें चाहिए होगा, बस एक काम करिएगा कि उनको थोड़ी जो उनकी रिक्वायरमेंट हो फीस की भी वो आपको पे करनी पड़ेगी, ताकि आपको स्टोर करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आप उसके साथ टाई अप कर सकते हैं सप्लायर के साथ। हैविंग द राइट स्टॉक रेडिली अवेलेबल टू सेल कैन लीड टू इंक्रीज सेल। अगर आप स्टॉक को टाइमली अवेलेबल करा देंगे तो आप इंक्रीज सेल्स आपको मिल जाएगी, नए कस्टमर्स मिल जाएंगे, आपके रेवेन्यूज़ बढ़ जाएंगे। ये आपको बेनिफिट होगा अगर आप प्रॉपरली इन्वेंट्री को कंट्रोल करेंगे और मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या क्या इन्वेंट्री कॉस्ट होती हैं। सबसे पहले हमने समझा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट वो होती है जिससे हम स्टॉक परचेज करते हैं उसको इंकर करते हैं, जो कॉस्ट वो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। जो फ्रेट पे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है फैक्ट्री तक लाने तक, वो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। नेक्स्ट हमारी होती है होल्डिंग कॉस्ट, या जैसे हम कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिससे हम स्टॉक को मैनेज करने के लिए या होल्ड करने के लिए, स्टॉक को हम वेयर हाउस में रखने के लिए जो इंकर करते हैं। जैसे वेयर हाउस को हो सकता है रेंट पे करना हो तो उसको होल्डिंग करने की वो कॉस्ट को हम कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट। देन हमारी आती है आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट या स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक हमारा खत्म हो गया, हमारे पास स्टॉक नहीं है, उससे रिलेटेड अगर हम कोई कॉस्ट इंकर करते हैं, जैसे लॉस ऑफ सेल्स, हमारे पास वो नहीं है, स्टॉक नहीं है, हम सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे हमारा जो कस्टमर से हम बेच के प्रॉफिट कमा सकते थे वो हम नहीं कमा सकते हैं, तो ये होता है स्टॉक आउट कॉस्ट। और अदर कॉस्ट भी होती है जो इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं कि अगर मान लीजिए स्टॉक टाइम पे नहीं अवेलेबल है तो लेबर आपकी बैठी रहेगी आइडल, उस पर जो वेजेस पे करेंगे वो आपकी कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट, मशीन रनिंग की कॉस्ट। तो स्टॉक को आपको इसीलिए राइट टाइम पे अवेलेबल कराना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार देखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग द आइटम एंड सिक्योरिंग इट्स सप्लाई। इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस फ्रॉम raising the indent and purchase acquisition by user department till the execution of the order. ऑर्डर जब ऑर्डर्स स्टार्ट रेज करने तक और प्रोडक्ट आने तक जो कॉस्ट इनकर होती है वो होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर उसका रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन होता है मटेरियल का, उसको भी हम ऑर्डरिंग कॉस्ट में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। जो हमने कहा
कि स्टोर करने के लिए जो हम कॉस्ट इंकर करते हैं उससे कहते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जो है कॉस्ट इंकर्ड फॉर होल्डिंग द वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री एंड मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ यूनिट एज एन आइटम. इट इंक्लूड्स कैपिटल कॉस्ट, ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट, डिटीरियोरेशन कॉस्ट, टैक्सेस ऑन इन्वेंट्री, इंश्योरेंस कॉस्ट एंड स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट. जैसे आप वेयर हाउस के लिए रेंट पे कर रहे हो तो वो हमारी स्टोरेज कॉस्ट में आएगी. स्पॉइलेज हो रही है, जो इंश्योरेंस लग रहा है, स्टॉक हम फैक्ट्री में रखे हुए उस पर इंश्योरेंस कॉस्ट इनकर हो रहा है, तो ये सारी कॉस्ट आपकी कैरिंग जो स्टोरेज कॉस्ट है या कैरिंग कॉस्ट है उसमें कंसीडर होती है. नेक्स्ट आपका स्टॉक आउट कॉस्ट या आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट. इट इज द लॉस विच अकर्स और विच मे अकर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल. आपका जब स्टॉक टाइम से नहीं अवेलेबल है उस वजह से ये स्टॉक लग सकती है या कॉस्ट लग सकती है, उसे हम कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट. स्टॉक कॉस्ट इट इंक्लूड्स ब्रेकडाउन एंड डिले इन प्रोडक्शन, बैक ऑर्डरिंग, लॉस्ट सेल्स, लॉस ऑफ सर्विस टू कस्टमर्स, लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ड्यू टू लैगिंग बिहाइंड द कंपिटिटर्स. तो ये सब तरीके की हमारी कॉस्ट लग सकती हैं अगर हमारे पास स्टॉक राइट टाइम पे अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट है अदर कॉस्ट, जिसमें हमने बताया कि आपका जो स्टॉक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है राइट टाइम पे और आपकी लेबर आइडल बैठी है, आपकी मशीन फालतू चल रही है, उस पर जो एक्सपेंसेस इंकर हो रहे हैं वो हमारा होता है अदर कॉस्ट में आता है, कंसिडर होता है. आइए अब देखते हैं क्या क्या इन्वेंट्री मॉडल्स होते हैं या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स हैं इंडस्ट्री में इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए. हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस में अलग अलग तरीके के मटेरियल्स होते हैं. एक प्रोडक्शन फैसिलिटी में हो सकता है मल्टीपल मटेरियल्स हो, उन मटेरियल्स को सबको हम एक जितना ध्यान नहीं दे सकते. इसी को देखते हुए कुछ टेक्निक्स बनाई गई. तो आइए समझते हैं क्या क्या टेक्निक्स हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की. सबसे पहले हमारा आता है एबीसी एनालिसिस. एबीसी एनालिसिस टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल की, जिसमें आप स्टॉक को कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट में, ए, बी एंड सी. जिसमें ए में आपका वो रॉ मटेरियल आइटम्स ऑफ गुड्स आते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज़्यादा होती है बट क्वांटिटी में वो कम होती है. बी में आपका वो आते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू मीडियम होती है और क्वांटिटी में भी वो मीडियम होते हैं. एंड सी में जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम होती है और जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो देखते हैं क्या होता है एबीसी एनालिसिस. एबीसी एनालिसिस सबसे पहले ये बेस होता है किस पे, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक और उसकी यूनिट्स पर, या इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी. तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी. ए कैटेगरी में वो आइटम्स आएंगे जिसकी वैल्यू 70% होगी, जो वैल्यू होगी उनकी 70% होगी और जो यूनिट्स होंगी वो 10% होंगी. बी में वो आएंगे वैल्यू होगी 20% और यूनिट भी होगी 20%. सी में वो आएंगे वैल्यू होगी 10% और उसकी क्वांटिटी या यूनिट्स होंगी 70%. तो एबीसी एनालिसिस कहता है कि आप उन आइटम्स पे ज़्यादा ध्यान लगाइए, ज़्यादा रिव्यू करिए, ज़्यादा मैनेज करिए, ज़्यादा कंट्रोल करिए. मतलब इसे वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए. जो आइटम आपके प्रीशियस हैं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है बट क्वांटिटी कम है. आप एग्जांपल लीजिए एक गोल्ड स्मिथ की शॉप का, जिसमें डायमंड होता है, वो प्रीशियस मेटल होता है जिसमें उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्वांटिटी कम होती है. गोल्ड होता है, मॉडरेट होता है, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, क्वांटिटी मॉडरेट होती है. और एक होता है सिल्वर और ब्रॉन्ज, जिनकी वैल्यू उतनी नहीं होती, क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं. तो आप उस डायमंड पे, जो गोल्ड स्मिथ वाला शॉप वाला होगा वो डायमंड पे ज़्यादा ध्यान देगा और जो गोल्ड है उस पर थोड़ा कम, और जो अदर मेटल्स है जैसे सिल्वर है तो वो उस पर और कम ध्यान देगा. तो यही कहता है एबीसी एनालिसिस. आप जिन स्टॉक की वैल्यू 70% है, क्वांटिटी में कम है, उस पर आप ज़्यादा कंट्रोल रखिए, उनको आप पीरियडिकली मतलब फ्रीक्वेंटली चेक करिए. और जो बी कैटेगरी वाले आइटम है, जैसे 20% उसकी वैल्यू और 20% क्वांटिटी में भी है, उस पर थोड़ा मॉडरेट कंट्रोल रखिए. उस पर आप मीडियम कंट्रोल रखिए. और सी कैटेगरी आइटम वाले पे आप लूज कंट्रोल रख सकते हैं. आपको ज़्यादा उनको देखने की ज़रूरत नहीं है.
तो अपने आप इन्वेंट्री को ऐसे मैनेज करें कि 8 कैटेगरी आइटम से आप ज़्यादा ध्यान रखें, बी पे थोड़ा कम और सी पे आप कंट्रोल थोड़ा छोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है एबीसी एनालिसिस मेथड। एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी देयर वैल्यूज। A category item consists of only 10% but requires high investment of 70%. B category items consist of only 20% but requires moderate investment of 20%. And C category items consist of 70% but require less investment of 10%. नेक्स्ट अब हम आते हैं JIT एनालिसिस पे, जिसे हम कहते हैं जस्ट इन टाइम एनालिसिस। जस्ट इन टाइम एनालिसिस में ये एजम्पशन होता है जो कहता है कि आप स्टॉक को तब मंगाइए जब आपको उसकी ज़रूरत हो। आप सप्लायर से टाई अप करिए, आप बार बार स्टॉक मंगाइए, स्मॉल क्वांटिटी में मंगाइए, बट उसकी स्टोरेज पे आप खर्चा मत करिए। जब आप ऐसी मतलब मेनली असेंबली लाइन पे जो प्रोडक्शन लाइन होती है, असेंबली लाइन होती है, उस पर ये अप्लाई होता है कि जब मतलब प्रोडक्शन लाइन पे जब स्टॉक चाहिए तब आप उस स्टॉक को मंगाइए। मतलब आप स्टॉक को बहुत मिनिमम लेवल पे स्टोर करिए, ज़्यादा स्टोर मत करिए। आप जितना माल, आपको जितना रॉ मटेरियल चाहिए आप उतना मंगाइए और यूज़ करिए। हम मतलब स्टोरेज कॉस्ट पे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यही एजम्पशन है JIT एनालिसिस का। तो देखते हैं क्या कहते हैं JIT एनालिसिस। परचेजेस गुड्स टू डिलीवर इमीडिएट प्रीसीड्स देयर यूज टू रिड्यूस द स्टॉक लेवल्स टू मिनिमम। स्टॉक के लेवल्स को मिनिमम रखिए। जो मटेरियल चाहिए आप मार्केट में सप्लायर से मंगाइए, स्मॉल क्वांटिटीज़ में मंगाइए। अरेंज मोर ऑफ फ्रीक्वेंट डिलीवरीज, बार बार मंगाइए, स्मॉल क्वांटिटीज में मंगाइए। अचीव थ्रू क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन परचेजिंग कंपनी एंड द सप्लायर। सप्लायर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए इस केस में, ताकि आपको इन्वेंट्री वो जब भी आप मांगो इमीडिएटली वो अवेलेबल करा सके। आपको लीड टाइम जरूर कंसिडर करना है, बट आप ऑर्डर तभी करिए जब आपको उसकी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो। हालांकि सब इंडस्ट्री में ही नहीं अप्लाई हो सकता। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल चाहिए कि आप इस टेक्निक को यूज़ करो। नेक्स्ट हमारा आता है परेटो एनालिसिस, जो होता है 80-20 डिस्ट्रीब्यूशन। परेटो एनालिसिस बेस्ड है, जैसे ABC एनालिसिस में 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। परेटो एनालिसिस कहता है मेनली स्टोर आइटम्स पे अप्लाई होता है कि आपके जो स्टोर आइटम्स हैं उनकी 80% वैल्यू के जो आइटम है उनकी जो क्वांटिटी है वो 20% और 20% वैल्यू वाले आइटम की क्वांटिटी 80%। तो आप जो ये वाले आइटम है जो 20% ऑफ स्टोर आइटम्स है जो अकाउंट करते हैं 80% ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बल्कि उस पर ना ध्यान दीजिए कि जिसमें 80% ऑफ स्टोर आइटम्स है और उनकी वैल्यू सिर्फ 20% है। 20% ऑफ स्टोर आइटम्स हैं जो 80% ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक आपके कैरी करते हैं, उस पर आप ज़्यादा ध्यान लगाइए। और जो 80% ऑफ स्टोर आइटम्स है स्टॉक में जिनकी वैल्यू सिर्फ 20% है, उस पर आप कम ध्यान लगाइए, जस्ट लाइक ABC एनालिसिस की तरह। नेक्स्ट आता है VD एनालिसिस। VD एनालिसिस प्रोडक्शन प्रोसेस के बेस पे होता है, जिसमें प्रोडक्शन की क्रिटिकलिटी पे डिपेंड करता है कि आप रॉ मटेरियल को कैसे कंट्रोल करें। कि एक जो रॉ मटेरियल है प्रोडक्शन में उसकी क्या क्रिटिकलिटी है, उस बेसिस पे आप इसको कंट्रोल करें कि कौन सा प्रोडक्ट कितना वाइटल है प्रोडक्शन प्रोसेस में। कोई प्रोडक्ट हो सकता, कोई रॉ मटेरियल हो सकता है कि ज़्यादा वाइटल हो और कोई कम हो। तो जो ज़्यादा वाइटल प्रोडक्ट हो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और जो कम है उस पर आप कम ध्यान दीजिए। तो यही कहते हैं VD एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल इज डन to control the spare parts. Vital means stock out for short time will stop production for some times. Vital मतलब है अगर ये स्टॉक खत्म हो गया तो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस रोकना पड़ जाएगा। तो इन आइटम्स पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रोक सकते हैं। और जो एसेंशियल आइटम्स हैं, स्टॉक आउट फॉर फ्यू आवर्स विल स्टॉप प्रोडक्शन। एसेंशियल आइटम्स है उतने वाइटल नहीं है, उतने क्रिटिकल नहीं है, लेकिन इस पर भी आपको ध्यान रखना है, मॉडरेट ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन प्रोसेस ये भी रोक सकते हैं। और जो डिज़ायरेबल हैं, इन ये होने से न होने से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पर आपको कम ध्यान रखना है। जो मेन है वो आपको जो वाइटल रॉ मटेरियल है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर ना हो। देन आता है FSN एनालिसिस। FSN एनालिसिस ये कहता है कि जो आइटम की फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज है उसको आप ध्यान दीजिए कि रॉ मटेरियल का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज है वो क्या फास्ट मूविंग आइटम है या स्लो मूविंग आइटम है या
नॉन मूविंग आइटम है। अगर वो फास्ट मूविंग है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसको आप मैनेज करिए, आप बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, उस इन्वेंट्री को आप देखते रहिए। और जो स्लो मूविंग है उस पर आप थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं। और जो नॉन मूविंग आइटम है वो तो डेड है, उसको आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो एफएसएन एनालिसिस यही कहता है कि फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स। फास्ट मूविंग आइटम्स आर कंज्यूम्ड वेरी फास्ट, रिक्वायर सम मोर अटेंशन। इनको ज़्यादा अटेंशन की जरूरत होती है क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज पे डिपेंड करता है। स्लो मूविंग आइटम्स आर कंज्यूम्ड इन मॉडरेट। स्लो मूविंग आइटम्स धीरे धीरे यूज होते हैं, आपको उन पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो नॉन मूविंग आइटम्स होते हैं दैट आर नॉट कंज्यूम्ड इन अ ईयर शुड बी डिस्पोज्ड, मतलब साल भर से ये यूज ही नहीं हुए हो, इनको आखिर में डेड होके स्टॉक आउट ही करना पड़ता है, डिस्पोज ऑफ ही करना पड़ता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा SDE एनालिसिस, जो डिपेंड करता है मटेरियल की अवेलेबिलिटी पर, कि कोई मटेरियल मार्केट में कैसे अवेलेबल है, स्केयर्स है तो डिफिकल्ट टू प्रोक्योर है या इजी टू प्रोक्योर है। तो SDE एनालिसिस में यही बताता है कि SDE एनालिसिस हेल्प अस टू अवॉइड आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन ऑफ आइटम्स बाय मैनेजमेंट विद रेफरेंस टू देयर फ्री अवेलेबिलिटी, यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपको स्टॉक पे कितना ध्यान रखना है। अगर ये स्केयर्स है, मोर कंट्रोल, ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर ये डिफिकल्ट टू प्रोक्योर है तो मॉडरेट ध्यान रखना है। और इजी टू प्रोक्योर है, वो तो मार्केट में फ्री कभी भी मिल जाएगा, तो उस पर उतना ध्यान नहीं रखना है। लेस कंट्रोल, यही हमारा SDE एनालिसिस कहता है। S स्टैंड फॉर स्केयर्स, D स्टैंड फॉर डिफिकल्ट टू प्रोक्योर, E स्टैंड फॉर इजी टू प्रोक्योर। नेक्स्ट देखते हैं। अब तक देखा कि स्टॉक जो हमें प्रोक्योर, जो हम मैनेज करना है, स्टॉक को स्टोर करना है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें, कि हम कौन से आइटम को कब ऑर्डर करें, ये आज अभी तक हमने समझा। अब हम समझते हैं कि कुछ टेक्निक्स बनाई गई हैं, जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, जिसमें क्या है, लॉट साइज में हम स्टॉक को ऑर्डर करें। ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो ऑर्डर लेवल है या लॉट साइज है जिसे हमें ऑर्डर करना चाहिए, ताकि जहाँ पे हमारी जो क्वेरिंग कॉस्ट है और स्टोरेज कॉस्ट हो वो मिनिमम रहे। पहले समझते हैं स्टोरेज कॉस्ट होता क्या है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टोरेज कॉस्ट जो होती है जो हम स्टॉक को रखने में खर्च करते हैं, जैसे कि उसकी रेंट एक्सपेंस हो सकता है, वर्किंग कैपिटल लोन जो ले रखे हैं उसकी फाइनेंस कॉस्ट हो सकती है, उस पर जो इंश्योरेंस हो सकता है। तो स्टॉक को मैनेज रखने के लिए जो स्टॉक इनकर होती है वो होती है स्टोरेज कॉस्ट, और दूसरी होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। स्टॉक को जो ऑर्डर करने में कॉस्ट लगती है वो होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि परचेजिंग कॉस्ट प्लस फ्रेट। तो इकोनॉमिक लॉट साइज वो लॉट साइज है, वो लॉट साइज हमें ऑर्डर करना चाहिए जहां पे हमारी कैरिंग कॉस्ट और जो कैरिंग कॉस्ट एंड जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो हमारी मिनिमम हो। तो ये वो कॉस्ट, वो टेक्निक है जिसमें हमें लॉट साइज ये रखना है जहाँ पे हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम हो। ये होता है इकोनॉमिक ऑर्डर साइज या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो एनुअल डिमांड है लेट से 10,000 यूनिट्स का है, तो अगर आप 10,000 यूनिट एक साथ मंगाओगे तो आपको हो सकता है एक साथ उसकी नीड ना हो, तो आप उसका मंगा के उसका खर्चा बढ़ाओगे, उसकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ाओगे, है ना। एक साथ आप वो 10,000 यूनिट नहीं मंगा सकते, क्योंकि आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसको मेंटेन करने में ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो इकोनॉमिक लॉट साइज यही कहते हैं, एक साइंटिफिक फॉर्मूला है जिसके बेस पे बोलता है कि आप इतना लॉट साइज मंगवाइए, मतलब लॉट साइज है कितना आप स्टॉक मंगवाएंगे। 10,000 एनुअल डिमांड है
तो आपको हर लॉट से मतलब पूरे साल में कितना मंगाना है, कितना मंगाना है, ताकि आपकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम रहे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ईओक्यू का, जिसमें बोलता है स्क्वायर रूट का 2 इंटू एनुअल यूसेज। हम सपोज करते हैं 10,000 रुपये हमारी यूसेज है और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी से 50 पर यूनिट है, डिवाइडेड बाय जो भी एनुअल कैरिंग कॉस्ट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। इससे हमारा ईओक्यू निकल के आता है कि क्या हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा, जो हमारी 10,000 की डिमांड थी उसे हम इस लॉट साइज में पूरे साल में मंगाएंगे, जिससे हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे मिनिमम हो। तो देखते हैं एक बार, EOQ और फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम इज द टेक्निक ऑफ ऑर्डरिंग मटेरियल्स व्हेनेवर स्टॉक रीचेस द रीऑर्डर पॉइंट। तो कितना स्टॉक होगा ये हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताते हैं, कितना लॉट साइज होगा। EOQ deals with the cost of procurement and handling of inventory at a optimum level and total cost is minimum. Total cost यानी storage cost और ordering cost. In this technique, the order quantity is larger than a single period's requirement, so that ordering cost and handling cost balanced out. मतलब optimum level पे दोनों cost लगे, ना कोई ज़्यादा हो ना कोई कम हो, बहुत बेस्ट लेवल पे जो आपका लॉट साइज होगा वो इसमें EOQ में निकल के आता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लेट से आपकी एनुअल यूसेज 2000 यूनिट्स है, ठीक है, आपकी एनुअल यूसेज लेट से 2000 यूनिट्स है और जो एक्विजिशन कॉस्ट है या ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है, और देन इन्वेंट्री कैरिंग रेट जो है वो 25% है और आइटम की कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज़ है। तो EOQ के फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं 2 इंटू जो हमारी एनुअल यूसेज है और 50 पर कॉस्ट है और 25% रेट के हिसाब से हमारी कैरिंग कॉस्ट है और आइटम की कॉस्ट है 8 रुपीज़। तो 316 क्वांटिटी हमारी निकल के आती है। अगर 2000 की डिमांड है तो हमें हर बार 316 की लॉट साइज में स्टॉक मंगाना चाहिए, ये बोलता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब समझते हैं कि क्या अलग अलग लेवल ऑफ स्टॉक हमें मेंटेन करने चाहिए, क्या लेवल ऑफ स्टॉक हमें मेंटेन करने चाहिए किसी भी इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में। सबसे पहले एक बार समझते हैं क्या होता है लीड टाइम। लीड टाइम वो टाइम होता है जो स्टार्ट होता है मटेरियल के ऑर्डर प्लेस करने से उसके फैक्ट्री के पहुंचने तक। इसमें इंटरनल लीड टाइम भी हो सकता है और एक्सटर्नल लीड टाइम भी। इंटरनल लीड टाइम मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल टाइम लगता है, जैसे कि इंडेंट रेस करना, परचेज ऑर्डर रेस करना, सप्लायर को इन्फॉर्म करना। उसके बाद एक्सटर्नल टाइम सप्लायर अपना टाइम लेगा और जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो इन सबको मिला के हम उसको कहते हैं लीड टाइम। तो लीड टाइम क्या होता है, जो इंटरनल टाइम होता है और जो एक्सटर्नल टाइम होता है उनको दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा लीड टाइम निकल के आता है। नेक्स्ट समझते हैं क्या होता है कि मिनिमम ऑर्डर लेवल। मिनिमम ऑर्डर लेवल हमें हर टाइम मेंटेन करना है, किसी भी स्टॉक का हमें मिनिमम ऑर्डर लेवल मेंटेन करना ही करना है, ताकि स्टॉक आउट की पोजीशन ना हो, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर ना करे। तो वो ये स्टॉक का वो लेवल है कि आपको ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इसको आपको मेंटेन करना ही करना है। आप इसको कैसे निकालेंगे, आप डेली की इसमें डिमांड देखेंगे क्या है। लेट्स से आपकी 50 यूनिट की डिमांड है डेली बेसिस पे और लीड टाइम हमारा 30 डेज का, मतलब 30 दिन बाद हमें स्टॉक मिलेगा। तो 1500 आइटम तो आप डेली बेसिस पे उसको मतलब मिनिमम लेवल पे मेंटेन करिए, उससे नीचे मत जाइए वरना आपका डेंजर लेवल पे पहुंच जाएगा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल वो स्टॉक लेवल है जो आपको थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस आपको मेंटेन करना ही करना है, इससे नीचे आपको नहीं जाना है, जो कि निकलता है आपकी यूनिट्स जो होंगी डे यूसेज इनटू जो भी उसका लीड टाइम है, ये होता है मिनिमम ऑर्डर लेवल। नेक्स्ट होता है बफर स्टॉक लेवल। बफर स्टॉक लेवल क्या होता है, किसी कंटिजेंसी, मिनिमम ऑर्डर लेवल तो हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन किसी कंटिजेंसी में अगर हमें जरूरत पड़ गई एकदम से कोई स्टॉक की, उस केस में हम बफर स्टॉक को यूज करते हैं। तो बफर स्टॉक ओवर एंड अबव मिनिमम ऑर्डर लेवल, ताकि किसी सडन डिमांड को हम मीट कर पाए, इसीलिए हम बफर स्टॉक को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट होता है फिर रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है कि ये वो लेवल होता है जब आपको नया ऑर्डर प्लेस कर देना है, मतलब आप मिनिमम और बफर स्टॉक के ऊपर होता है ये वो ऑर्डर लेवल होता है कि आप मिनिमम लेवल से नीचे नहीं जा सकते, तो और बफर लेवल को ऐड कर दीजिए, उसके ऊपर जो आपका रीऑर्डर लेवल का आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, वो आपका लेवल होता है रीऑर्डर लेवल का। जो हमने EOQ पढ़ा उस बेसिस पे भी कर सकते हैं कि EOQ बेसिस पे आपका लॉट साइज जैसे निकल के आ रहा है, जो उस क्वांटिटी में आप ऑर्डर कर दीजिए, तो वो होता है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल क्या होता है कि आप स्टॉक अब उस लेवल पे आ चुका है कि आपको नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, जो लैग टाइम लीड टाइम लगेगा, उसके बाद स्टॉक आके आपकी इन्वेंट्री में
ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑर्डर लेवल। मैक्सिमम ऑर्डर लेवल वो ऑर्डर लेवल है जिसके ऊपर आपको नहीं जाना है, मतलब ये वो स्टॉक लेवल है, इसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल है जो आपको मेंटेन करना चाहिए। इससे ऊपर करेंगे तो आपकी स्टॉक की स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, स्पॉइलेज बढ़ जाएगा, आइटम्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे, डिस्कार्ड करने पड़ेंगे। तो ये मैक्सिमम लेवल हो सकता है स्टॉक का, ये अलग अलग हो सकता है, आपको ये कंप्यूट करना पड़ता है कि आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा। तो उससे ऊपर हमें नहीं जाना है, ये हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है कि हमें जो स्टॉक का लेवल है इस लेवल के ऊपर हमें नहीं मेंटेन करना है। ये हमारा फाइनल लेवल है स्टॉक को मेंटेन करने का। नेक्स्ट एक मेथड है स्टॉक, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है टू बिन सिस्टम। टू बिन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि आपका, इसको एक डायग्राम के आप थ्रू समझो कि एक कंटेनर है, 2 कंटेनर का यूज होता है, उसमें आइटम्स रखे जाते हैं। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में ये इशुएंस होता है, तो एक बैकअप के लिए एक फुल जो स्टॉक होता है उसमें स्टोर किया जाता है। जैसे ही आपका कंटेनर 1 में स्टॉक डिप्लीट खत्म हो जाएगा तो आप तुरंत इस कंटेनर 1 को हटा के कंटेनर 2 से रिप्लेस कर देंगे और वापस ये सप्लायर के पास चला जाएगा फिल होने के लिए। ऐसी साइक्लिक चलती रहेगी ताकि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर ना हो सके। यही होता है टू बिन सिस्टम। इसमें क्या होता है, बिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्मॉल एंड लार्जर। 2 और 3 बिन सिस्टम, आप 3 बिन भी कह सकते हो, इन्वॉल्व्स 2 कंटेनर्स ऑफ द सेम स्टॉक आइटम। आप जितनी बड़ी लाइन कर दो, कंटेनर ऑफ सेम स्टॉक आइटम, व्हेन 1 कंटेनर बिकम्स एम्प्टी यू यूज द सेकेंड कंटेनर, द बैकअप। मतलब जो दूसरा कंटेनर होता है उसे हम कहते हैं बैकअप। एक कंटेनर से आइटम यूज होंगे, एक बैकअप के लिए रखा गया। जैसे ही वो फर्स्ट कंटेनर खत्म होगा दूसरे आइटम से, उस दूसरे कंटेनर से उसको रिप्लेस कर देंगे, फिर वो यूसेज होगा और जो खाली हुआ था वो फिल होने फिर से चला जाएगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, विच द आइडेंटिफाइज द रीऑर्डर पॉइंट। द आरओपी इज व्हेन इन्वेंटरी गेट्स डाउन टू लेवल दैट इनिशिएट स्टॉक रिप्लेसमेंट एक्टिविटीज। अब नेक्स्ट है परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। इसमें क्या होता है कि आप जो इसमें है कि एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। आपकी इन्वेंट्री पूरी सॉफ्टवेयर पे मैनेज होती है, जिसमें आप परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं, स्टॉक इन करते हैं, GRN करते हैं। मतलब रियल टाइम बेसिस पे आपकी जो इन्वेंट्री मैनेज होती है वो परपेचुअल इन्वेंट्री होती है, जिसमें आपको स्टॉक आउट होगा तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। तो रियल टाइम बेसिस पे आप पता कर सकते हो कि आपका स्टॉक का लेवल क्या है, कौन सी स्टॉक की ज़्यादा बिक रही है। तो रियल टाइम बेसिस पे जो फॉलो होता है स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोल, वही होता है परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं मार्केट में, उसके थ्रू ये हम इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लीफो एंड फीफो। ये इशुएंस मेथड है स्टॉक का, रॉ मटेरियल का। लीफो स्टैंड फॉर, लीफो का मतलब होता है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो प्रोडक्ट इन्वेंट्री में बाद में ऐड हुआ है और उसको आउट पहले करना है, जो लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, उसे हम लीफो मेथड कहते हैं। एंड फीफो मेथड, जो इन्वेंट्री में पहले से ऐड था, फर्स्ट ऐड हुआ है और फिर बाद में उसको आउट कर रहे हैं, उसे कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO assumes that goods last added to the inventory are the first goods to be sold। वो goods जो बाद में ऐड हुए हैं आप उसको पहले सोल्ड आउट करिए। और FIFO कहता है वो goods जो इन्वेंट्री में पहले ऐड हुए हैं आप उसको पहले सोल्ड आउट करिए। जो FIFO मेथड है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, क्योंकि जो पहले ऐड हुआ आप उसी को, तो जैसे पेरिशेबल गुड्स है तो उसकी आपको एक्सपायरी भी देखनी है। पेरिशेबल गुड्स जो आपकी एक्सपायरी बहुत कम होती है, तो अगर आप LIFO करेंगे तो लास्ट वाला करेंगे, पहले बेच देंगे, पहले वाला तो एक्सपायरी हो जाएगा। तो FIFO मेथड उस वहाँ पे लगता है। वैल्यूएशन के भी मेथड होते हैं। तो FIFO कहता है, FIFO assumes that good first added to the inventory will be the first sold, keeps your COGS low and your inventory valuations figure high, important for perishable goods, easier bookkeeping, इसमें easy होता है bookkeeping को करना, the only option approved for international businesses। मतलब FIFO मेथड ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। कैन बी डिसएडवांटेजेस इन द टाइम ऑफ हाई इन्फ्लेशन, कैन पेंट अ डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ योर फाइनेंसेस। वहीं FIFO, अगर LIFO की बात करें, कैन लोअर अ कंपनीज टैक्सेबल इनकम, कंपनीज को इसमें कम टैक्स पे करना पड़ता है, कम प्रॉफिट आता है कि अब लास्ट जो, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से जो लास्ट में आप उसको पहले निकाल रहे हो तो आपका COGS जो होगा वो हाई आएगा, प्रॉफिट कम आएगा, ऐसी टैक्स उसमें कम लगेगा। प्रोवाइड्स बेनिफिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन में इसमें हमें बेनिफिट हो जाता है। यही होता है LIFO एंड FIFO मेथड।
होप जो मैंने आपको पूरा इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में समझाया, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, हमें कैसे इन्वेंट्री कंट्रोल करनी चाहिए, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री में टेक्निक्स हैं, आपको पूरा सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे बेहतरीन बिजनेस आइडियाज जिन्हें अपनाकर आप अपने बिजनेस करने के सपने में रंग भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पैकेजिंग प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में आज का पहला बिजनेस आइडिया। एयर बबल शीट पैकेजिंग बिजनेस पैकेजिंग सेगमेंट का एक बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एयर बबल रैप शीट्स फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट होती हैं जिनमें कई छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं। ये शीट्स पैकेजिंग पेपर की तुलना में बेहतर कुशन और स्क्रैच प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं और शिपिंग और स्टोरेज के वक्त आइटम्स की सुरक्षा में काफी मददगार साबित होती हैं। इतना ही नहीं, एयर बबल रोल्स, एयर बबल बैग्स और एयर बबल फिल्म्स भी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार काफी ज्यादा सहायक सिद्ध होती हैं। वाटर रेजिस्टेंट, वजन में हल्के और रीयूज किए जा सकने वाले एयर बबल शीट्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और डेलिकेट आइटम्स की पैकेजिंग में जो सुविधा प्रदान करते हैं, उसी वजह से इनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और ये बिजनेस एक लाभदायक बिजनेस बनकर उभरा है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 2000 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 10 से 15 मैन पावर, लगभग 90 किलोवाट पावर कनेक्शन और 60 से 65 लाख इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। साथ ही आप इस बिजनेस से 15% से 20% प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, एल्युमिनियम फॉइल पैकेजिंग बिजनेस। फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स, टी और कॉफी की बल्क पैकिंग, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रोजन मीट, फिश, पाउडर्ड मिल्क, कन्फेक्शनरी, बिस्किट्स आदि की पैकेजिंग में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला एल्युमिनियम फॉइल आज की पैकेजिंग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी जरूरत है। भारत एल्युमिनियम फॉइल के मेजर प्रोड्यूसर्स में से एक है, जो ये दर्शाता है कि एल्युमिनियम फॉइल की मार्केट में कितनी ज्यादा डिमांड है। जाहिर है एल्युमिनियम फॉइल बिजनेस एक काफी फायदेमंद बिजनेस है और अगर आप इसे शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया, 2 से 3 मैन पावर, लगभग 2.5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 5 से 7 लाख मशीन इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। 13 से 18 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करके आप आसानी से 10% से 15% प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारा अगला बिजनेस आइडिया है कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कोरुगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, जो फिनिश्ड गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग में सहायक है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जैसे भारत, चाइना और ब्राजील आदि देशों में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ट्रेड एक्टिविटीज बढ़ने की संभावना है और इसके साथ ही ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बढ़ते मार्केट शेयर से भी कोरुगेटेड बॉक्स के इस्तेमाल में वृद्धि देखने को मिल रही है। इस बेहद फायदेमंद बिजनेस को सेमी ऑटोमेटिक सेटअप और 5000 से 50,000 पीसेस की कैपेसिटी के साथ शुरू करने के लिए आपको 5000 स्क्वायर फीट एरिया और 30 से 35 लाख इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। वहीं ऑटोमेटिक सेटअप में 50,000 से 1 लाख पीसेस की कैपेसिटी के साथ आपको 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया और 60 से 70 लाख के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। 10 से 15 मैन पावर और 65 किलोवाट पावर कनेक्शन के साथ इस बिजनेस को शुरू करके आप 20% से 25% प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलते हैं अपने आखिरी बिजनेस आइडिया की ओर, जो है एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर। एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर्स को फूड आइटम्स को प्रिपेयर, फ्रीज, स्टोर, ट्रांसपोर्ट आदि करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम फॉइल से बने कंटेनर्स का ही हर तरह के ओवंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। एल्युमिनियम की रिसाइक्लेबिलिटी इसे पैकेजिंग के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाती है और इस वजह से एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ फायदेमंद बिजनेस बनकर उभरा है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1800 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 8 से 10 किलोवाट पावर कनेक्शन, 4 से 6 मैन पावर और 24 से 28 लाख इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। साथ ही आप इस बिजनेस से 20% से 25% मुनाफा भी आसानी से कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है आज का सेगमेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप जूम सेशन के माध्यम से एक्सपर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।